बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जेल में इमरान खान से मिलने गई तो पाकिस्तान में कुछ ताकतों को ये बात अच्छी नहीं लगी और उन्हें अब एक ख़तरा महसूस हो रहा है और ये ताकतें समझती हैं कि अगर इमरान खान ने जेल से कोई पैगाम अपनी कौम को दे दिया तो फिर कौम बाहर निकलेगी और हमें कौम को कंट्रोल करना, मॉब को कंट्रोल करना और इनकलाब को रोकना नामुमकिन हो जाएगा। पाकिस्तान के अंदर आज जो कुछ जेल के अंदर हुआ, ये एक पैगाम था उन तमाम लोगों को जो सेकंड टियर लीडरशिप में मौजूद हैं, जो इमरान खान से आइंदा का लायामल लेने के लिए गए। इमरान खान के पैगाम का जिन लोगों को इंतजार था, पार्टी लेवल के ऊपर, पार्टी से बाहर वर्कर्स और फिर सवाबी जलसे के जो ऐलानात को आप देखें तो कौम मुंतजिर है कि इमरान खान नवंबर में कब फाइनल कॉल देंगे और फिर आखिरी मरहला होगा और इस आखिरी मरहले में इन्होंने इस आखिरी मार्के को ज़रूर जो है वो अबूर करना है। जो रास्ता इख्तियार किया गया ना व्यूअर्स, वो रास्ता हमेशा से इस मुल्क के अंदर ताकत का रास्ता है, डराने का रास्ता है और इन लोगों ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडरान को उठाकर कुछ घंटे के लिए गायब किया और ख़बर ये भी है कि इस एक घंटे के अंदर जो ये लापता रहे, इनको समझाया गया कि अगर इमरान खान तुम्हें कोई पैगाम देता है तो तुमने बाहर आकर ये पैगाम किसी को पहुंचाना नहीं है और इसे हमारी वार्निंग समझो। दो चीज़ें होती हैं, अगर कोई आपसे मिलकर बात करे, आपके पास चल कर आए या कोई किसी नुमाइंदे को भेजे ना, तो पैगाम डिफरेंट होता है। जिस तरह माजी के अंदर अली मिन गंडापुर से रब्ता करके आज़म सवाती को जेल में भेजा गया क्योंकि उन्हें लगता ये था कि हम इमरान खान को प्यार से और इज़्ज़त और एहतराम से ये पैगाम पहुंचाएं। लेकिन दूसरी तरफ जो एहतजाज है, जो इनकलाब है और जो फाइनल कॉल की बात हो रही है, शायद ताकतों को ये बात पसंद नहीं आ रही, इसीलिए उन्होंने उठाया दफ़ा 144 की आड़ में और उठाने के बाद उनको समझाया और अब ये पैगाम तहरीक इंसाफ की दीगर क़यादत तक भी पहुंचाया जा रहा है क्योंकि डराना था, धमकाना था। जो डराना और जब धमकाना होता है ना, तो फिर इसी तरह उठाकर लेके जाया जाता है और वहाँ पर जो इज़्ज़त और एहतराम और जिस तरह से आप रिक्वेस्ट करते हैं ना, वो आपको रिक्वेस्ट नज़र नहीं आएगी। और आज हमने पाकिस्तान के अंदर ये जो है सब कुछ होते हुए देखा, इसीलिए अब ये एक लायामल, एक सख्त पैगाम की शक्ल में आज तहरीक इंसाफ को दिया गया है। व्यूअर्स, देखना ये होगा कि इमरान खान की जब भी मुलाकात हुई, क्योंकि मुलाकात होगी, आप एक दिन रोकेंगे, एक महीना रोकेंगे, 6 महीने रोक लेंगे, लेकिन आखिरकार इमरान खान का पैगाम बाहर आना है। और जब ये पैगाम बाहर आएगा तो क्या लोग इमरान खान के इस पैगाम को कौम तक पहुंचाते हैं या नहीं पहुंचाते? आप अब अगर ना भी पहुंचाए ना इस पैगाम को, तो कौम को ये मालूम हो गया कि कहीं ना कहीं रोकने की कोशिश की गई और तहरीक इंसाफ की क़यादत को डराने धमकाने की कोशिश की गई। मैं आपके सामने ना खबर रखने जा रहा हूं और जो इन्फॉर्मेशन मेरी है, आपने एक वीडियो देखी होगी, ये इसकी सबसे बड़ी दलील है। उमर अयूब साहब उस वीडियो के अंदर क्या कह रहे हैं कि यहां पे खुफिया एजेंसीज के लोग थे, उन्होंने सारी एजेंसीज के एक एक करके नाम लिए, तो वो किसको मुखातिब कर रहे थे और वो क्या पैगाम दे रहे थे कि हमें बुलाया गया, हमें रोका गया और फिर जो इस वक्त स्पेकुलेट किया जा रहा है ना, ये इसके ऊपर मोहर लग जाती है कि ये पैगाम उन 45 मिनट के अंदर इन तमाम लोगों को दिया गया कि खबरदार, अगर इमरान खान ने कोई पैगाम दिया तो तुमने कौम को जाकर ये पैगाम नहीं पहुंचाना, बल्कि डिल्यूट करके ये कौम को बताना है। क्योंकि खान साहब ने तो नहीं पूछना ना कि हाँ भाई अमल किया या नहीं किया। जब अगली मुलाकात होगी तो फिर हम ये कहेंगे कि जनाब मुश्किलात थी, लोग बाहर नहीं निकले, ताकि इमरान खान को कौम से आहिस्ता आहिस्ता ये दूर कर दिया जाए। ये इनकी एक प्लानिंग है और लायामल है। शेर अफजल मरवत साहब जी एक प्रोग्राम में गए और उस प्रोग्राम में उन्होंने क्या कहा, मैं आपको ना एक और दलील भी दे देता हूं। अगर आप जरा गौर करें ना, जो इनकी कैलकुलेशन थी, जिन लोगों ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को रोका, जो लोग गए ना, ये सारे अपोजिशन के लीडर्स हैं। मिसाल के तौर पर अपोजिशन लीडर उमर अयूब कौमी असम्बली में, सेनेट के अपोजिशन लीडर आपके शिबली फराज साहब, ठीक हो गया। फिर इसके साथ साबिक स्पीकर जो केपी चैप्टर का एक इंतहाई अहम सतून है, असद कैसर, जो सियासी मामलात हैं उन्हें लेकर चल रहे हैं, अलॉन्ग विद अली मिन गंडापुर, उनको रोका गया। फिर इसके साथ साथ जो पंजाब असम्बली की क़यादत है यानी अपोजिशन लीडर, उनको भी रोका गया। और फिर हामिद रजा साहब, इनको लग ही रहा था कि अगर ये सारे
अपोजिशन के धड़े और जो थंब हैं वहां पर इकट्ठे हो रहे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये कुछ बड़ा प्लान कर रहे हैं। और आज अगर इमरान खान ने इनको कोई पैगाम देकर भेजा तो हमारे लिए शायद ये मुश्किल हो जाएगा, और इसलिए इनके कान खड़े हो गए और उसके बाद ये लाएमल जो है वो अपनाया क्या। अब आ जाते हैं शेर अफजल मरवत साहब के, जो उन्होंने एक इंटरव्यू में पाकिस्तान की आवाम को मुखातिब करते हुए कुछ बातें कही हैं। वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान के किसी भी इलाके से 2 या 3 लाख लोग अगर निकल आए तो इस बार हतमी नताइज हमारे पास होंगे, और इस बार अगर हतमी एहतजाज में हम नाकाम हो गए तो फिर एक वक्त लगेगा, यानी 6 माह लग सकते हैं कि हम पाकिस्तान की आवाम को दोबारा जाकर समझाएं। अच्छा, एक बात कुछ तहरीक इंसाफ के लोग ये भी कर रहे हैं कि एहतजाज को सिर्फ एक शहर से आप लीड मत करें, पंजाब को निकलना चाहिए, कराची को निकलना चाहिए, और दूसरी जो इस वक्त तजवीज़ ज़ेर गौर है पूरे पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ शहरों में इस एहतजाज को फैलाया जाए ताकि हुकूमत के लिए मुश्किलात पैदा हो सकें। लेकिन कुछ लोग इस ऑप्शन को सही और दुरुस्त ऑप्शन करार नहीं दे रहे। उनके नज़दीक अगर आपने छोटी छोटी टोलियों में पूरे मुल्क के अंदर ये एहतजाज को फैला दिया तो शायद एक बड़ी फोर्स नहीं बन सकेगी। मिसाल के तौर पर अगर फैसलाबाद में एहतजाज होता है और कुछ हज़ार लोग निकल आते हैं तो उसको कुचलने के लिए ऑब्वियसली आसपास की पुलिस को बुलाया जाएगा और लोगों को मुंतशिर कर दिया जाएगा। इसी तरह ये पूरे का पूरा जो फार्मूला है, आप पूरे पाकिस्तान में जहां जहां पर तहरीक इंसाफ की क़यादत मौजूद है, अगर आप अप्लाई करें तो इतनी फोर्स मौजूद है कि लोगों को मुंतशिर किया जाए। लेकिन अगर किसी एक शहर से एक बड़ा एहतजाज, एक बड़ा काफिला इस्लामाबाद में इकट्ठा हो जाता है तो फिर हम हुकूमत को टक्कर दे सकते हैं, हुकूमत को गिरा सकते हैं, और हुकूमत को ऑब्वियसली बैक फुट पर भेजा जा सकता है, और फिर वो आकर या तो हमारे से बात करेंगे या फिर यहां पर एक एहतजाज जो है वो धरने की शक्ल इख्तियार कर जाएगा। तो इसके ऊपर अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर डिबेट जो है जी वो चल पड़ी है, और हर एंगल से इस एहतजाज को कामयाब बनाने के हवाले से जो है वो बात की जा रही है। मैं भी आपको ये भी बात बता दूं, जो शेर अफजल मरवत ये कहते हैं कि तहरीक इंसाफ की लीडरशिप को भी अच्छी तरह ये मालूम है कि पूरी हिकमत अमली के साथ कॉल देनी होगी, और अगर नताइज आपने हासिल करने हैं तो आपको हर एंगल पर सोचना पड़ेगा। शेर अफजल मरवत ये भी कहते हैं कि हमने पीटीआई के कारकुनों और अवाम के जहन में बैठाना है कि फाइनल एहतजाज है, इसलिए तैयारी करके साथ आना, क्योंकि अगर गिरफ्तारी के साथ किसी भी तरह के हालात का सामना करना पड़ सकता है। बांग्लादेश में 3 लाख लोग निकले और वहां की हुकूमत गिर गई, और वहां की हुकूमत का तख्ता जो उल्टा दिया गया। लेकिन शायद जब आप ये कहते हैं ना कि पाकिस्तान में ऐसा क्यों नहीं हो सकता, आपने बात एक याद रखनी है कि बांग्लादेश के हालात पाकिस्तान के हालात से मुख्तलिफ थे। जब लोग सड़कों पर निकले और जो इन्होंने डिफेंस लाइन बनाई थी फौज की तरफ से अहम इमारतों के आगे, लोग आगे बढ़ते गए और फौज पीछे हटती गई, उन्होंने मजामत नहीं की, और ये वो रिश्ता था जो हमें सड़कों पर नजर आया। लेकिन पाकिस्तान के अंदर तो जी हालात ही टोटली डिफरेंट है। यहाँ पर मीडिया को कंट्रोल किया जा रहा है, मीडिया मालकान को बुलाकर बाकायदा तौर पे ब्रीफ किया जाता है। पाकिस्तान के अखबारात के अंदर किस किस्म की स्टोरीज जाएंगी, ये भी डिक्टेशन जो है वो कहीं से आ रही है। फिर इसके साथ साथ हुकूमत ने जो कुछ करना है कि सारी पॉलिसीज़ भी, चाहे वो मईशत से जुड़ी हों, चाहे वो आपके मफाद आमा से जुड़ी हों, चाहे वो पाकिस्तान के हालात से जुड़ी हों, सूबों के दरमियान ताल्लुकात से जुड़ी हों, फॉरेन पॉलिसी के साथ जुड़ी हों, अमेरिका के साथ ताल्लुकात के हवाले से, कहीं पर भी कोई पॉलिसी आपने देखनी है तो आप कहाँ देखेंगे? आप वहाँ देखेंगे जहाँ पर हमेशा से पाकिस्तान का सियासतदान जो है वो देखता रहा। ये वहाँ पर मसाइल नहीं थे, वहाँ पर मसला, यानी ये जो रिसेंट एग्जाम्पल हमारे सामने है, फौज ने वहाँ की प्राइम मिनिस्टर का साथ नहीं दिया, इसलिए वो भागने पर मजबूर हो गई। तो ये एक डिफरेंट सिचुएशन है पाकिस्तान और बांग्लादेश के हवाले से। जब भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो सड़क पर आती है तो हुकूमत में बैठे हुए बीरबल, जो किसी ख़ास हल्के के भी बीरबल हैं, वो क्या करते हैं? वो ये करते हैं जी कि वो 9 मई के बयानी को जिंदा कर देते हैं। जैसा कल राना सनाउल्लाह ने जहर उगला, और इस जहर को उगलने के पीछे जो मंतक है कि ये नफरत हमेशा के लिए कायम रहे, और अगर पाकिस्तान और इस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान की और इमरान खान करीब आ गए तो फिर हमारा क्या होगा, क्योंकि हम तो पहले ही फॉर्म 47 वाले, और हमें गिराना शायद आसान होगा। जो ट्रिब्यूनल्स हैं वो खुल जाएंगे। और व्यूअर्स, मैं इस पूरी सिचुएशन को ना एक और भी एंगल से देखता हूँ। ये ट्रिब्यूनल्स के अंदर फैसले क्यों नहीं हो रहे? चलें हक में आप फैसले कर दें, ये हक में भी फैसले नहीं आ रहे हुकूमत के। क्यों नहीं आ रहे? इसलिए नहीं आ रहे, एक तो जो इसके जेन्युइन मसाइल हैं, अगर ये फैसले अदालतों से मेरिट पर आ गए तो हुकूमत गिर जाएगी। लेकिन इसका एक और एंगल क्या है? वो एंगल ये है कि वक्त आने पर इन ट्रिब्यूनल्स को इस हुकूमत के खिलाफ इस्तेमाल किया जाए।
अगर आपने ज़रा से भी इनकार किया ना, किसी ने आंखें दिखाई, किसी को बेटी की मोहब्बत में हुकूमत जो है वो याद आ गई, किसी को चौथी बार वज़ीर-ए-आज़म बनने का ख्याल आ गया, किसी को भाई की मोहब्बत जो है वो याद आ गई या जाग गई, तो फिर इन ट्रिब्यूनल्स को इस्तेमाल किया जा सकता है। ये जो तोते हैं ना इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स की शक्ल में, इनकी जान इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स में कहीं ना कहीं हमें नजर आती है। तो मैं हमेशा से इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स के अंदर जो कार्रवाई नहीं हो रही, इसे इस एंगल से देखता हूं। अगर ये फैसले आ गए इनके हक में, तो फिर तो बात जो है वो मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो जाएगी। तो इसलिए एक कमज़ोर हुकूमत, एक तकसीम शुदा पार्लियामेंट, और फिर उसके बाद ये जो अदलिया को और इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स को जिस तरह पे कंट्रोल किया, हमें इस जाविये से भी इस पूरी जो सियासी बसात है इसे देखना चाहिए। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जी ये बात भी मालूम है कि उन्हें हुकूमत से कुछ नहीं मिलेगा। राणा साहब जो मर्जी कहें, उनकी गुफ्तगू में संजीदगी नहीं है। वो अगर एक तरफ कहते हैं ना कि हम आपके साथ मिलकर हुकूमत आप आएँ और हमारा साथ दें, एक सॉलिड किस्म की अगर आपके पास तजावीज़ हैं वो शेयर की जाएं, और तनकीद पर तनकीद नहीं होगी, संजीदगी के साथ हमारे साथ बैठे। इमरान खान को अगर कोई मसला है तो हम उस पर भी बात करने के लिए तैयार हैं। अगर उनके मुकदमात का मसला है उस पर भी जो है आप आएँ, हमारे साथ बात करें। लेकिन दूसरी तरफ क्या हो रहा है, जेल के बाहर लीडरशिप को गिरफ्तार किया जा रहा है। तो बस ये साबित हुआ कि ये हुकूमत पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को नहीं चला रही, बल्कि इस इस्टेब्लिशमेंट ने इस हुकूमत को चलाया। मलिक अहमद खान जो गुफ्तगू कर रहे हैं, और जवेद लतीफ़ ने इसका जवाब भी दिया कि उन्होंने पाकिस्तान की हुकूमत ने इस्टेब्लिशमेंट को क्या चलाना है, हमारे से तो हुकूमत नहीं चल रही, और अगर हमने उन्हें चलाना होता तो ऑब्वियसली हालात आज जो है वो डिफरेंट होते। तो ये जवाब उनको वहां पर दिया गया। लेकिन जो कुछ जेल के बाहर हुआ, ये यकीनन पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से पैगाम था कि अगर तुमने एहतजाज किया, और राना सनाउल्लाह जो बातें कर रहे हैं कि आकर हमसे बात करें, तो सर इनकी बात जो है वो अब मैटर नहीं करती। बात जब भी होगी इस्टेब्लिशमेंट से, और फैसला जब भी होगा वो इस्टेब्लिशमेंट करेगी। ये अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को भी ऑब्वियसली इस बात का एहसास है। और जो इस वक्त फस्तायत है, इसके ऊपर शेर अफजल बरवत ने एक और बात भी कही जी, वो भी मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं। वो ये कहते हैं कि अडयाला जेल का नया सुपरिटेंडेंट इमरान खान और पीटीआई को परेशान करने के लिए लाया गया। इस पर हुकूमत का जी रद्द-ए-अमल भी आ गया। राणा साहब जो है वो पहले भी गुफ्तगू कर रहे हैं, और अब भी उन्होंने इस हवाले से कुछ बातें कही हैं। राणा सनाउल्लाह साहब ये कहते हैं पुरअमन एहतजाज करना सबका हक है, लेकिन जब कोई ऐसे कहे कि सर पर कफन बांध कर एहतजाज करेंगे, तो हम सर पर कफन बांधने नहीं देंगे, यानी इसकी इजाजत आपको नहीं दी जा सकती। फिर उन्होंने ये भी कहा कि पीटीआई की स्ट्रेटजी के मुताबिक वो मरने मारने पर तुले हुए हैं, और वो मरने मारने के लिए आ रहे हैं। इसलिए ऐसा एहतजाज जिससे फितना और फसाद फैले, अमन और अमान की सूरत हाल पैदा हो, इसकी हरगिज इजाजत जो है वो नहीं दी जाएगी। और फिर उन्होंने तीसरी जो बात कही कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पुरअमन नहीं रहेंगे। एहतजाज अगर पुरअमन नहीं होगा तो फिर कानून नाफिज करने वाले इदारों के पास जवाज मौजूद होगा कि वो इनके खिलाफ कार्रवाई करें। अगर जेल में बैठकर कोई तहरीक चलाने की मनसूबाबंदी कर रहा है तो उसको कानून को अपने हाथ में लेने की इजाजत नहीं दी जाएगी। हमें तो जेल में बैठकर ऐसी प्लानिंग की इजाजत नहीं थी। सर आप निकम्मे थे ना, यहां पर आपका जो लीडर है वो कॉम्प्रोमाइज था अपने केसेस की वजह से, और उसने ओवर द ईयर्स जो करप्शन की, जिसके फैसले पाकिस्तान की अदालतों से उनकी मर्जी के मुताबिक आए, यानी निज़ाम को आपने करप्ट करके करप्ट फैसले करवाए। ये इमरान खान के साथ नहीं है ना। अगर वो जेल में बैठकर कौम को जगाने की बात कर रहा है तो ये जमहूरियत की बका की जंग है, और इस जंग से यकीनन फ़ायदा आपको भी पहुंचेगा, क्योंकि अगर जिन ताकतों के लिए आप सब कुछ कर रहे हैं, अगर उनका इक़्तिदार इसी तरह तूल पकड़ता गया तो फिर आपकी जमहूरियत जो है वो हमेशा के लिए ज़िंदा, इसे दफन कर दिया जाएगा। और जो दूसरी तरफ आप ये जो बात कर रहे हैं ना कि हमें प्लानिंग की ऐसी इजाज़त नहीं थी, आपकी प्लानिंग कुछ और हो रही थी कि जेल से हमने कैसे निकलना है, डील किसके साथ करनी है, किससे मिलकर किसको मिलना है, और ये मिलने मिलाने का सिलसिला ये आप ही ने शुरू किया। मोहम्मद ज़ुबैर साहब जिंदा हैं जी, और वो टेलीविज़न चैनल पर बैठकर आपका जो भंडार है वो फोड़ रहे हैं और पूरी दुनिया को बता रहे हैं कि आपकी हुकूमत क्या करती रही, आप हुकूमत में नहीं थे तो क्या करते रहे। और रात की तारीकी में जब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को ये कहना पड़ा कि तारीकी में मत मिले, दिन के उजाले में मिले, और जब मिले हमें बताकर मिले। और फिर इनकी स्ट्रेटेजी क्या है ये मैं आपको खबर दे रहा हूं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून करने ये जा रही है कि ये रोजाना की बुनियाद पर ड्रम बीटिंग करेंगे और लोगों को बताएंगे कि देखें जी, मुल्क को तोड़ने और मुल्क को तबाह करने की साजिश है, जेल में कैदी नंबर 804 कर रहा है। लोगों को बाहर निकालकर खून रेजी की बात हो रही है, और लोगों में ना अब खौफ फैलाया जाएगा
कि जो बाहर निकलेगा उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। और आज हमने पाकिस्तान के अंदर ये 5 लोगों को जो पकड़ने वाला मामला है, वो एक छोटी सी, एक अगर ये कहा जाए कि इनकी तरफ से एक तंबीह की गई है, एक छोटा सा इशारा करवाया गया कि अगर तुम आगे गए और इमरान खान के पैगाम को बाहर लाए तो हम तुम्हारे साथ इससे भी बुरा सलूक करेंगे। जस्ट इमेजिन करें, जो प्लानिंग का हिस्सा है इनकी, कि अगर इनके साथ ये कुछ हो सकता है तो आम आदमी अगर सड़क पर आया तो उसके साथ हम क्या करेंगे। और कल को जब तहरीक का ऐलान होगा, पहले से इन्होंने ग्राउंड तैयार की होगी कि ये साजिश है, ये फौज के खिलाफ साजिश है, ये पाकिस्तान के खिलाफ साजिश है, ये एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ साजिश है, ये मुल्क की सालमियत के खिलाफ साजिश है, ये रियासत के खिलाफ साजिश है। पहले से जो दफात हैं वो तैयार होंगी और पकड़ पकड़ कर ये लोगों पर लगाई जाएंगी, उनको अंदर किया जाएगा, गिरफ्तार किया जाएगा। और ये इनकी प्लानिंग है जिसके ऊपर हमने आज अडयाला जेल के बाहर गिरफ्तारी से जो इनका एक लाइन ऑफ एक्शन है, इसे देख लिया है। व्यूअर्स, राना सनाउल्लाह साहब एक और भी कहते हैं, एक और भी बात उन्होंने कही कि इमरान खान के बयान से मालूम होता है कि वहां पर बैठकर कुछ ऐसे लोग भी मिलते हैं जो हुकूमत के खिलाफ कोई मुसल्लह तहरीक करने की प्लानिंग कर रहे हैं। अच्छा, ये झूठ बोल बोल करना, इन्हें शायद ये भी याद नहीं रहता कि पाकिस्तान के मीडिया पर किस किस्म की खबरें जो हैं वो रिपोर्ट हो रही हैं। अलीमा खान ने आकर बाहर ये बताया कि जब भी हम किसी जज का नाम लेते तो एक साहब आते और हमें कहते कि आप सियासत पर बात कर रही हैं, आपको सियासत पर बात करने की कोई इजाज़त नहीं है। अलीमा खान ने कहा कि हम तो सियासत पर नहीं, हम तो जज साहब के हवाले से बात कर रहे हैं। तो दोबारा वो आए, उन्होंने कहा कि नहीं, आप सियासत पर बात कर रही हैं और सियासी गुफ्तगू करना यहाँ पर इसकी इजाज़त नहीं है। जब लोग कान लगाकर ये सुन रहे थे कि जनाब जो गुफ्तगू है उसमें सियासी पहलू को उजागर किया जा रहा है, उस पर रोशनी डाली जा रही है, तो फिर जिन लोगों का आप नाम ले रहे हैं, जिन लोगों के हवाले से आप बात कर रहे हैं कि मालूमात बयान से ये मालूम होता है कि वहाँ पर बैठकर कुछ ऐसे लोगों से भी मिलते हैं। अब ये कौन से लोग हैं? अगर आप अलीमा खान की गुफ्तगू सुन सकते हैं उनके भाई के साथ, तो फिर मालूम करवाएं कि लोग कौन हैं। यानी एक झूठा प्रोपेगेंडा इमरान खान के हवाले से किया जा रहा है। व्यूअर्स, याद रखिएगा, ये एक पुरअमन तहरीक है, पुरअमन एहतजाज है, और जिसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक इनकलाब की शक्ल में पाकिस्तान में लाना चाहती है, जिसे ये लोग एक साजिश के तहत अब एक एक करके ना कंट्रोवर्शियल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अब मुसल्लह तहरीक की अगर कोई बात करता है ना, तो फिर आपको ऐसे सबूत भी देने चाहिए, प्लानिंग भी करनी चाहिए। पाकिस्तान में तो जी ये सच और झूठ का जो मामला है, हालांकि हम कहने को मुसलमान हैं, अदालतों में अगर आप कोई ऐसा केस लेकर जाएं कि किसी ने आप पर इल्ज़ाम लगाया और उसे आप कहें कि साबित करो, तो वो केसेस चलते नहीं हैं, कई बरस गुजर जाते हैं। तो कहने को हम मुसलमान हैं, अगर ये मामला अदालतों में जाते और जेन्युइन अदालतों में, यानी बरतानिया जैसी अदालतों में ये मामला जाए, तो फिर आपको लेने के देने पड़ जाएंगे कि इमरान खान क्या वाकई जेल में बैठकर ऐसी कोई प्लानिंग कर रहा है। तो ये साहब, जिन्हें एक तरह से एक बख्शिश मिली ना, सियासी बख्शिश, ये जो वजारत है, चूँकि जीत तो आप सके नहीं, पाकिस्तान की अवाम की अदालत ने आपको जो है वो उठाकर बाहर फेंका 8 फरवरी के इंतखाबात के बाद, जीत तो आप सके नहीं। तो जो सियासी बख्शिश है, ये सियासी बख्शिश के भी आप काबिल ना रहते, यानी आपको सज़ा भी होती, जुर्माना भी होता, क्योंकि सिर्फ आपने एक इल्ज़ाम लगाया कि ये जेल में बैठकर उनके बयान से ये मालूम होता है कि वो कोई मुसल्ला तहरीक का ऐलान जो है या शुरू करने वाले हैं, या इसकी प्लानिंग की जा रही है। झूठ आपने लगाया ना, किसी पे बहुतान लगाया। तो पाकिस्तान की अदालतों से तो आप तवक्को नहीं कर सकते कि वो इस किस्म के फैसले दें। आफिया सदीकी का आपने कहा कि अमेरिका अगर इमरान खान को मांगेगा तो हम कहेंगे कि आफिया सदीकी को लेकर आओ। सर, शायद ये पाकिस्तान की तारीख नहीं पढ़ते। बेनज़ीर को किस तरह यहाँ से ले जाया गया, नवाज शरीफ साहब को किस तरह पाकिस्तान जो है वो वापस भेजा गया, फिर ले जाया गया, तो ये तमाम चीज़ें शायद राना साहब को पता हैं, लेकिन वो कौम के सामने सच बोलने की हिम्मत नहीं करते। हामिद रज़ा साहब की जी एक ट्वीट, और उन्होंने इस ट्वीट के अंदर जो कुछ सलूक उनके साथ अडयाला जेल के बाहर हुआ, वो ये कहते हैं कि जिन लोगों ने हमें यानी पार्लियामेंटेरियंस को आज धक्के दिए, इन्हें कायमा कमेटी इंसानी हकूक़ के अंदर हम बुलाएंगे, तलब करेंगे और उनसे ये सवाल करेंगे कि उन्होंने किसके कहने पर अपने इख्तियारात से ये तजावज़ किया। चूँकि व्यूअर्स, खबर ये भी है कि जब IG इस्लामाबाद को एक कायमा कमेटी के अंदर बुलाया गया तो फिर वहाँ से सख्त सवालात भी किए गए और वहाँ पर उन्हें उनका जवाब भी देना पड़ा है। गो के बदमज़गी हुई, लेकिन इसके बावजूद तलब करके एक तरह से उनकी सरजनिश की गई। जो सवालात थे उनसे उनकी कारकर्दगी के बारे में सवाल किया गया कि आपने अब तक कितने लोगों को गिरफ्तार किया और जो माफिया है उनके खिलाफ आप कार्रवाई क्या कर रहे हैं, इस किस्म के सवालात, यानी जिनका ताल्लुक पाकिस्तान के अंदर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन के हवाले से ये सवालात उनसे जो है वो पूछे गए। अभी आपको आखिर में एक खबर दे दें कि लंदन पुलिस, जो डिप्लोमेटिक पुलिस है, काजी फायद ईसा
पर हमले के मामले पर लंदन हाई कमीशन जो है पाकिस्तान का वहाँ पे पहुँची है और उन्होंने जो अफसरान थे उनसे इस हवाले से ब्रीफिंग ली। हमला कैसे हुआ, हमलावर कौन थे, किसकी तरफ से हमला किया गया, इनकी शनाख्त ऑब्वियसली इस हवाले से जो की गई और अफसरान की इस हवाले से मुलाकात भी करवाई गई है और उनके बयानात को कलमबंद भी किया गया है। काजी फैज़ ईसा लंदन में जब उनके ऊपर ये हमला हुआ, पाकिस्तान के अंदर हमने कार्रवाइयाँ होते हुए देखी और फिर हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से ये कहा गया कि इन लोगों के ख़िलाफ़ ना सिर्फ पाकिस्तान में कार्रवाई होगी और फौरी तौर पे एक्शन लेते हुए बहुत सारे लोगों का जो नाम है वो पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट में डाल दिया गया और फिर इसके साथ साथ ये भी कहा गया कि लंदन में भी कार्रवाई जो है वो अमल में लाई जाएगी। हमने ये देखा कि दरख्वास्त जो है हुकूमत की तरफ से दावा किया गया कि स्कॉटलैंड यार्ड से कार्रवाई जो हुई है इस पर इन्वेस्टिगेशन के लिए दरख्वास्त दी जाएगी, लेकिन स्कॉटलैंड यार्ड में इब्तदाई तौर पर ऐसा कोई मामला देखने को नहीं आया और नामजद किए बगैर ये दरख्वास्त दी गई और फिर बाद में पता ही चला कि ये जो डिप्लोमेटिक पुलिस है लंदन की वो इस हवाले से कार्रवाई करेगी और उसी सिलसिले में लंदन डिप्लोमेटिक पुलिस की आमद हुई है लंदन हाई कमीशन पाकिस्तान का, जहां पे उन्हें मुकम्मल तौर पे ब्रीफ किया गया। अब देखना ये होगा कि वो लोग जिनके नाम इसके अंदर हैं इनकी शनाख्त हो सकती है, ये लोग कौन हैं। पाकिस्तान में तो आप उनके खिलाफ कुछ भी कार्रवाई करते हैं तो ऑब्वियसली, लेकिन यहाँ पर जो बयान दिया गया उसमें बताया गया कि गाड़ी लंदन हाई कमीशन पाकिस्तान की थी। इसमें पाकिस्तान के साबिक चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा सवार थे और बाद में ये भी क्लेम किया गया कि शायद उन्होंने अपनी जान को बचाने के लिए अपना सर जो है नीचे कर लिया, लेकिन ऑब्वियसली जो कुछ भी हुआ वहाँ पर अगर ये साबित हो जाता है कि गाड़ी को नुकसान पहुँचाया गया और गाड़ी का नुकसान भी वो साबित हो जाता है तो फिर ऑब्वियसली इसके ऊपर कार्रवाई जो है वो लंदन के कवानीन के मुताबिक जो है वो अमल में लाई जाएगी। दूसरी तरफ से जी मेरी बहुत सारे लोगों से बात हुई है जो इस प्रोटेस्ट में शामिल थे और सारे के सारे ये कहते हैं कि अगर हमारा नाम हमें इन्वेस्टिगेशन के बुलाया गया तो हम ऑब्वियसली कानून है जी यहाँ का जाना पड़ेगा, लेकिन अभी तक किसी को नहीं बुलाया गया। 2 लोगों के बारे में क्लेम किया जा रहा है, लेकिन जब मैंने राब्ता करने की कोशिश की है तो पता ही चला कि किसी को बाकायदा तौर पे नहीं बुलाया गया। अच्छा, अब एक क्लेम ज़रूर हुकूमत की तरफ से किया जा रहा था कि इन्हें यहाँ से डीपोर्ट कर दिया जाएगा। तो सर, किसी को डीपोर्ट करना शायद इतना आसान नहीं होता और डीपोर्ट करने के लिए आपके पास शवाहिद होने चाहिए, ठोस ग्राउंड्स होनी चाहिए और फिर एक लंबी लीगल जंग है जिसकी बुनियाद पे, यानी अगर यहाँ की हुकूमत जो है वो फैसला कर ले कि हमने किसी को यहाँ से मुल्क बदर करना है तो फिर वो अपना इख्तियार इस्तेमाल करते हुए जो यहाँ की सरजमीन और यहाँ का कानून देता है वो अदालत का दरवाज़ा शख्स खटखटा सकता है और जाकर कहे कि जनाब मेरे साथ इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी की जा रही है, जिस मुल्क में मुझे डीपोर्ट करना की सोच रहे हैं वहाँ पर मेरे खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है, मेरी जान को ख़तरा है, बहुत सारी रीज़न्स हैं। तो इतना आसान नहीं होता इस मुल्क के अंदर ना, जब कोई बरतानिया के एयरपोर्ट्स पर लैंड करता है और अगर कोई आकर सिंपली ये कह देना कि मुझे असाइलम चाहिए, तो बरतानिया का ये कानून है कि फौरी तौर पर आप उस शख्स को भी डीपोर्ट नहीं कर सकते। आपको उसकी डिटेल्स लेकर ऑब्वियसली उसकी जो चिट्ठी है उसको प्रोसेस किया जाता है और फिर हो सके तो होल्डिंग सेंटर्स में या फिर उनको जाने दिया जाता है, क्योंकि यहाँ भी होल्डिंग सेंटर्स में इतनी जगह नहीं है। तो ये कहना कि किसी के कहने पर डीपोर्ट कर दिया जाएगा, तो फिर इमरान खान तो नवाज शरीफ से और या शहबाज शरीफ से बहुत तगड़ा प्राइम मिनिस्टर था, वो क्यों नहीं नवाज शरीफ को यहाँ से लेकर जा सके, नहीं लेकर जा सके, क्योंकि एक लंबी जंग थी और फिर 6 महीने का प्रोसेस और फिर यहाँ से बाहर जाना, फिर दोबारा एंट्री कर लेना, ये तमाम चीज़ें हैं। तो व्यूअर्स, लंदन से खबर ये है कि नवाज शरीफ साहब लंदन पहुँच चुके हैं, उनकी बेटी भी पहुँच चुकी हैं और उन्होंने मीडिया से इंटरेक्शन भी की है। पाकिस्तान के हालात के हवाले से बहुत ज़्यादा तनकीद उनके ऊपर की जा रही है, ख़ासतौर पर जो चीफ सेक्रेटरी साहब थे उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा तनकीद हुई। मरियम ने इस पूरे मामले को कहा कि जनाब ये 1-2 दिन का मामला नहीं है, बल्कि कई साल लगेंगे हमें इसके ऊपर काबू पाने के हवाले से। लेकिन ये जो तनकीद की गई है और इसको लिखा भी गया आज अखबारात के अंदर, और एक खबर है जी, ये मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। डॉन ने लिखा कि ब्यूरोक्रेसी कंसर्न्ड एट द CS, द चीफ सेक्रेटरी पेंडरिंग टू द CM ऑफिस। The Punjab civil bureaucracy seems concerned at the conduct and the priorities of the Chief Secretary Zahid Akhtar Zaman for pandering to the province's political the bosses instead of the prioritizing the highest administrative office। ये उनके ऊपर तनकीद जो है इस वक्त पाकिस्तान के अंदर की जा रही है
और bureaucrats have been discussing Mr. Zaman's conduct since he assumed the top administrative office in January last year, days after Mohsin Naqvi became the caretaker chief minister. Dawn spoke to several bureaucrats who expressed reservations about the unbecoming conduct of the CS, the chief secretary, and his routine absence from the office. He isn't available even to his subordinates, as he mostly spends the better part of his time at the chief minister's office, and administrative secretary said. ये तनकीद है जो उनके ऊपर हो रही है। व्यूअर्स, ये आज की नशिस्त थी। अगली वीडियो में आपसे जल्द मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।